देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम निशांत यादव है। सुबह सुबह की रनिंग के बाद मेरे फ़ोन की रिंग बज उठी। दरअसल मैं एक लोको पायलट हूँ, जिस वजह से मैंने कुछ दिनों की छुट्टियाँ ली हुई थी। लेकिन यह फ़ोन उन्हीं सरकारी अधिकारियों वालों का था जिन्होंने मुझे बताया कि आज मुझे वापस अपने काम पर लगना होगा और मुझे जल्दी ही ट्रेन पकड़नी होगी, वरना मेरी सैलरी काट ली जाएगी और मजबूरन मुझे तो आज फिर से अपनी नौकरी को संभालना ही था। और मुझे काफ़ी दिन भी बीत चुके थे। दरअसल मैं काफ़ी दिनों से अपनी नौकरी को छोड़कर घर में ही रह रहा था, क्योंकि मेरे पैर की हड्डी में मोच आ गई थी, जिस वजह से मैं ड्राइविंग के लायक नहीं रहा। लेकिन अब मैं पूरे तरीके से रिपेयर हो चुका था और उसके साथ ही साथ सुबह होते ही मुझे थोड़ी रनिंग भी करनी पड़ती। बाद में मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया। लेकिन जब मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि अब मेरे रूट को बदल दिया गया है। दरअसल अब मुझे कहीं और पर ही ट्रेन को ड्राइव करना था। बाद में मुझे पता चला कि अब मेरे रूट को चेंज करके अजमेर से दिल्ली के बीच में पड़ने वाले रास्ते पर कर दिया गया था, जहां मुझे लगातार काम करना था। बाद में मैंने अपना सारा सामान लेकर अजमेर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। लेकिन बीच में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी पड़ता है जो भूतों का अड्डा भी माना जाता है। इस स्टेशन का नाम है कोटपुतली रेलवे स्टेशन। भले ही यह स्टेशन बाकी लोगों को काफ़ी ज़्यादा सामान्य नजर आए, लेकिन मुझे इस पर कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसके बाद मैंने हमेशा के लिए रात में ट्रेन से नीचे उतरना ही छोड़ दिया। खैर, हुआ कुछ ऐसा था, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मुझे ट्रेन खड़ी हुई दिखाई देने लगी। फिर मैं ट्रेन के पास पहुंच गया। जब मैं ट्रेन के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि ट्रेन के अंदर एक लोको पायलट बैठा हुआ था। मैंने उसे मेरे अजीब से एहसास को शेयर किया और शायद वो भी इस अजीब से वातावरण से अनजान था। खैर, अब मुझे यहाँ से ट्रेन को ड्राइव करना था। दरअसल अब उस शख्स की कुछ दिनों की छुट्टियाँ पड़ने वाली थी। लेकिन तभी मेरी मुलाकात मेरे पुराने साथी अजीत से हुई। तभी मैंने पाया कि अजीत भी इसी ट्रेन के अंदर एक लोको पायलट के पीछे वाले डिपार्टमेंट में बैठा हुआ था। पहले तो मुझे लगा कि शायद वह लोको पायलट है, लेकिन बाद में उसने बताया कि वह ट्रेन में बस एक कर्मचारी है, साफ सफाई विभाग का। लेकिन मेरे लिए एक अच्छी बात तो ये थी कि वह लगातार मुझसे बातचीत कर सकता था और उसके साथ ही साथ मैं उस रास्ते के बारे में काफ़ी जान सकता था, जिस वजह से मैं अजीत से बातचीत करता रहा। और फिर शुरू हुआ एक दिल दहला देने वाला खौफनाक सफ़र। अब दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। वैसे तो उस रास्ते में कई सारे ऐसे छोटे से स्टेशन नज़र आ रहे थे, लेकिन असली स्टेशन जो खौफ की दास्तां में डुबाने वाला था, उसका आना तो अभी तक बाकी ही था। अभी मैं अपनी सीट से आगे का नज़ारा देखते हुए ड्राइव करने लगा। लेकिन धीरे धीरे शाम का समय हो चुका था। ऊपर से ठंड के मौसम में रात काफ़ी जल्दी हो जाती है, जिस वजह से रात का वक्त भी अब होने लगा था। सूर्य अपनी किरणों को लिए अंधेरों को छोड़ चला था, यानी कि अब रात का माहौल बन चुका था और उसी के साथ अंधेरा अपनी चरम सीमा को फैलाता हुआ चारों तरफ छाया हुआ नजर आ रहा था। इसी बीच में अपनी ट्रेन को लेकर उस रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया, जिसका नाम कोटपुतली स्टेशन था। स्टेशन देखने में काफ़ी सुनसान सा नज़र आ रहा था। तभी पता नहीं कैसे, लेकिन ट्रेन अचानक से ही बंद पड़ गई। हम सभी को लग रहा था शायद ट्रेन के इंजन में कोई समस्या चल रही है। लेकिन जब मैंने सारे कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी तो किसी को भी इस बात का पता ही नहीं चल पाया। और आखिर मैं ही थक हार कर ट्रेन से नीचे उतर गया, क्योंकि अब मैं ट्रेन के अंदर बैठे बैठे मुझे घुटन सी होने लगी, जिस वजह से मैं ट्रेन से बाहर निकल गया और ट्रेन की थोड़ी बहुत छानबीन करने की मैं कोशिश करने लगा। थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करने के बाद भी मुझे ट्रेन में कोई समस्या नज़र ही नहीं आई। इसका मतलब मैं पहचान नहीं पाया। फिर मैं थक हार कर स्टेशन की एक बेंच पर बैठ गया। तभी हमें खबर मिली ट्रेन के पीछे की तरफ एक डब्बा अचानक से ट्रेन से अलग हो गया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? डिब्बा अलग होने पर ट्रेन तो नहीं रुक सकती।
अभी मैं यही सोचते सोचते उस डिब्बे के पास पहुंच गया तो मैंने देखा कि वह डिब्बा सच में ट्रेन से अलग हो चुका था। और फिर जब मैं उस डिब्बे के एकदम पीछे की तरफ पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके पीछे पीछे एक आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा था, जिसने अपने हाथों से डिब्बे को पकड़ रखा था। उसे देखकर मैं एक पल को गुस्से में डूब गया और अपने गुस्से के चक्कर में यह भी भूल चुका था कि एक साधारण सा इंसान पूरी ट्रेन को अपने हाथों के बल पर कैसे रोक सकता है। मैं उस आदमी पर भड़क पड़ा और उस वक्त मैं ट्रेन के सबसे पीछे वाली साइड में था, जिस वजह से मेरी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता था। शायद वहाँ के सारे कर्मचारी वहाँ से निकल चुके थे, जिस वजह से मैं केवल चिल्लाता रहा, लेकिन उस आदमी ने एक बार भी मेरी तरफ पलटकर नहीं देखा। फिर मैं थोड़ा गुस्से में आ गया, जिस वजह से मैंने उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। और जैसे ही मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा तो उसने अचानक से मेरी तरफ पलटकर देखा, क्योंकि पहले तो मेरा हाथ एकदम आग की तरह जलने लगा। ये बड़ा ही अजीब सा मेरा अनुभव था। उसका शरीर बहुत ही तेजी से गर्म हो रहा था और फिर जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मानो मेरी हवाइयाँ उड़ गईं। दरअसल मैंने देखा कि उसका चेहरा एकदम काला नजर आ रहा था। उसका 7 फुट का शरीर जिसने मुझे जकड़ सा लिया। उसके हाथों के नाखून मुझे काफ़ी बड़े बड़े नजर आ रहे थे। उसका शरीर जो बुरी तरीके से गर्म हो चुका था और अब उसने मेरा गला पकड़ लिया, जिस वजह से मेरी आँख ऊपर चढ़ने लगी। अब मेरा गला सूखने लगा, मगर मैं किसी तरीके से चिल्लाने की कोशिश करता रहा और उस वक्त मेरी एक चीख निकल गई। शायद इसी वजह से मुझे अपनी तरफ कुछ व्यक्ति दौड़ते हुए नजर आने लगे और जैसे ही वह मेरे पास पहुंचे तो अचानक मैंने अपने आप को नीचे गिरा हुआ पाया। लेकिन मुझे क्या पता था कि अब जो मेरे साथ होने वाला है शायद वह सबसे डरावना और सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। दरअसल उन्होंने मुझे एकदम से पकड़ लिया। पहले तो मुझे लगा कि यह लोग इसी ट्रेन के कुछ कर्मचारी हैं, लेकिन मैं नहीं जानता था कि हैवानियत की दुनिया की कुछ ऐसे शख्स जो मुझे अपने साथ लेकर निकल रहे हैं। मैं तो बस आराम से उनके साथ साथ चलता रहा। दरअसल उन्होंने मुझे दोनों तरफ से पकड़ लिया था और फिर अपने साथ लेकर रवाना होने लगे। लेकिन मुझे भी उन सब की इन हरकतों पर उस समय शक हुआ जब वह लोग मुझे उस ट्रेन के डिब्बे से काफ़ी दूर लेकर आ चुके थे, जहाँ पर केवल मुझे झाड़ियाँ ही नज़र आ रही थी और तो और उनमें से किसी का भी पैर ज़मीन पर नहीं था बल्कि हवा में था। चारों तरफ का बिखरा हुआ सन्नाटा खामोशी को बयां कर रहा था। और तभी वह लोग मुझे एक गुफा के अंदर लेकर पहुंच गए। मैं एकदम हैरान सा रह गया कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। क्या मैं यहाँ से बचकर निकल पाऊंगा या फिर यह मेरी कुछ चंद की आखिरी सांसें हैं। क्योंकि जब मैं उस गुफा के अंदर पहुंचा तो मेरी नज़र उन सभी के उल्टे पैरों पर पड़ी, जिन्हें देखकर मेरा पूरा का पूरा शरीर कांपने लगा था। लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर बैठने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। मैं जानता था कि मैंने कोई गलत कदम उठाया तो मैं पहले ही मौत के घाट उतार दिया जाऊंगा, वरना मेरे पास यहाँ से भागने का एक चारा तो है। अभी मैं आराम से बैठा हुआ था और फिर तभी मुझे किसी के कदम पटकने की आवाज़ सुनाई देने लगी, क्योंकि वहाँ से वह सभी लोग एकदम से गायब हो चुके थे। यह कदम पटकने की आवाज़ केवल एक इंसान की नहीं थी बल्कि सारे लोगों की सुनाई दे रही थी। फिर मैं उस गुफा से बाहर निकला, तभी मैंने देखा कि बाहर की तरफ किसी आदमी को जलाने के लिए या फिर ऐसा कहें कि उसका दाग देने के लिए उसे शमशान घाट लेकर जा रहे थे। लेकिन तभी उस आदमी को एकदम से वहीं पर रोक दिया गया और फिर जब मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ी तो मैं पूरा हिलसा गया। पहले तो मैंने देखा कि यह सारे लोग वही नज़र आ रहे थे जो मुझे यहाँ पर लेकर पहुँचे थे। इसका मतलब ये किसी बड़े खतरे की तरफ संकेत था। तभी मैंने सामने एक लाश को देखा और अब तो मेरा मानसिक संतुलन ही जैसे बिगड़ गया, क्योंकि मैंने देखा कि वह लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही थी। दूसरी तरफ वहाँ के सारे कर्मचारी शायद मुझे ही ढूंढ रहे थे। अब मुझे किसी भी तरह से यहाँ से निकलकर रेलवे स्टेशन पर पहुँचना ही होगा।
मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता भी नज़र आ रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उस गुफा से बाहर निकलने की पूरी कोशिश तो कर रहा था, लेकिन मैं उस गुफा से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। यह बात अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही थी। शायद ये उन बुरी ताकतों का एक माया जाल था जिनके अंदर मैं फंस चुका था। लेकिन बाद में मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी आवाज़ वहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाई। मगर मुझे अभी अभी स्टेशन की लाइट दिखाई दे रही थी। इसका मतलब ट्रेन अभी भी स्टेशन पर खड़ी हुई थी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं यहाँ से बचकर निकल जाऊँ, लेकिन यहाँ से निकलने के लिए सबसे पहले मुझे इस माया जाल से बाहर निकलना था। तभी मैंने देखा कि वहाँ पर बैठे हुए सारे लोग अचानक से गायब हो गए। दरअसल जो लोग मेरी लाश लेकर वहाँ से गुजर रहे थे वह सभी अचानक से ही एकदम से गायब हो गए थे। पहले तो मैंने अपने हाथ जोड़ लिए और फिर भगवान का नाम लेते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। इस बार मैं वहाँ से निकलने में कामयाब हुआ, लेकिन जब मैं उस रास्ते से निकलने ही वाला था कि अचानक ही मुझे अपने पीछे किसी के आने का आभास हुआ, जिस वजह से मैं एक पल के लिए दंग रह गया। लेकिन बाद में मैंने देखा कि मेरे पीछे की तरफ वही आदमी जिसने पहले भी मेरा गला पकड़ा था वह मेरे पीछे पीछे चलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। मगर मैंने भी भगवान का नाम लेना जारी रखा और वहाँ से निकलने की मैं कोशिश करने लगा। लेकिन ये काफ़ी नहीं था, मुझे वहाँ से भागना ही पड़ा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी पैर की हड्डी टूट चुकी थी, जिसके कारण मैं ज़्यादा तेज़ भाग नहीं पा रहा था। तो फिर मैं आराम से एक बार फिर चलने लगा। तभी मैंने देखा कि उन कर्मचारियों की पूरी टोली मेरे पीछे आ रही थी, जिस वजह से मेरा बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने लगा। मैं अपनी पूरी ताकत झोंक कर तेज गति से भागने लगा। भले ही मेरा पैर लड़खड़ाने लगा था, लेकिन इंसान को जब अपनी मौत पीछे नजर आ जाती है तो वह रुक ही नहीं सकता, और मैं भी मरना नहीं चाहता था, जिस कारण मैं लगातार स्टेशन की तरफ बढ़ता रहा। फिर अचानक ही एक सूखी लकड़ी के अंदर मेरा पैर लग गया, जिस वजह से मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ा। अब मेरी आंखें किसी वजह से बंद होने लगी थीं। अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसके साथ ही साथ अब मेरी आंखें पूरे तरीके से बंद हो गई थीं। फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मेरे साथी सहकर्मी मेरे चारों तरफ खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। फिर मैंने उन्हें अपने साथ घटी पूरी घटना को बताया। तब जाकर मुझे पता चला कि वह आदमी जो मुझे नज़र आया था वो पहले इसी स्टेशन का एक काम करने वाला मजदूर था, मगर एक दिन उसका लफड़ा किसी ऐसे आदमी के साथ हुआ था जो किसी पलटन के साथ था। इसी वजह से उसके साथ साथ वहाँ के सभी सहकर्मियों को धक्का मुक्की में एक गलती और ट्रेन की टक्कर लगने की वजह से काफ़ी लोगों की मौत हो गई। कहते हैं कि आज भी उनकी आत्मा उसी स्टेशन पर घूमती है जो लोगों को ख़त्म करने के इरादे से उन्हें पकड़कर छल कपट से मारने की कोशिश करती है। दोस्तों, उस दिन तो मैं किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गया, और बाद में मैं कभी भी किसी भी स्टेशन पर रात में अकेले में उतरने की हिमाकत नहीं करता, क्योंकि क्या पता कौन मेरा कब इंतज़ार कर रहा हो। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।